हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम लोग हमारा सब्जेक्ट जो है साइंस एनसीईआरटी का क्लास 8 का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फू। फ्रेंड्स मतलब हमारे दोस्त, फू हमारे शत्रु, दुश्मन या जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। और आप लोगों को एक चीज और दिख रही होगी कि आप हमारे जो न्यू सिलेबस है, इस न्यू सिलेबस के अंदर हम लोगों को कोरोना वायरस, यस कोविड-19 को भी कंप्लीट स्टडी करना है, क्योंकि वो भी क्या है, अल्टीमेटली हमारा एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी एक कैटेगरी होती है वायरस की, वो हमारा एक्चुअली में एक वायरस है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, जिसमें आपको ये सारी डिटेलिंग क्लियर होने वाली है। तो ये आप लोग एक सामने एक इमेज देख रहे हैं, हमारा एक स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। इसमें हम लोगों ने आपको कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर दिख रहा है कि कैसे कोरोना वायरस अपने स्ट्रक्चर के ऊपर ये जो जेली टाइप के स्ट्रक्चर रहते हैं, जिनके थ्रू हमारी सेल्स हम लोग क्लास 7th में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। तो कैसे सेल मेम्ब्रेन तक हमारा जो वायरस है वो इंटरैक्ट करता है, और देन इंटरैक्ट करने के बाद वो एक लॉक और की का स्ट्रक्चर डेवलप करता है अपनी आउटर सरफेस पे, और इनर सरफेस पे जो उसका प्रोटीन शेल रहता है वो कैसे इंटैक्ट रहता है, ये सारा हम लोग अभी डिटेल में इस चैप्टर में समझने वाले हैं। ये हमारे मेन टॉपिक्स हैं जो हमको इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्लियर करने हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या है, कौन सी जगहों पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, कुछ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमको पढ़ने हैं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पढ़ने हैं जिनका कमर्शियल यूज करते हैं हम लोग हमारी डेली रूटीन्स की चीजों के लिए। ठीक है, मेडिसिन में कहां कहां हम लोग इनका यूज कर रहे हैं वो भी सब हम क्लियर करने वाले हैं। वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन कैसे काम करता है, किसने इसका डेवलपमेंट किया है, ये सब हमको इस चैप्टर में क्लियर करना है। ठीक है, अब सॉइल फर्टिलिटी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हेल्प कर रहे हैं, एनवायरमेंट को क्लीन करने में कैसे हेल्प कर रहे हैं, ये सारी डिटेल क्लियर करेंगे। इसके बाद में हम लोग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी बात करेंगे कि कहां कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन, अपने खाने को कैसे बचाना है वो चीजें क्लियर करने वाले। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, 100% इससे क्वेश्चन आता ही आता है। एंड देन नाइट्रोजन साइकिल, ये सारी चीजें हम लोगों को इस चैप्टर में क्लियर करने वाली है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो आप सभी लोगों ने ऐसी बहुत सारी चीजें देखी होगी जो आपको नॉर्मली दिख जाती है, प्लांट, लिविंग थिंग्स, एनिमल, स्मॉल थिंग्स भी आपको बहुत सारी दिख जाती है। पर क्या आपको 1 mm से ज्यादा छोटी चीजें इजीली रिकॉग्नाइज हो जाती है? या अगर मैं बोलूं कि 1 mm का 100th पार्ट आपको इजीली रिकॉग्नाइज हो जाता है क्या अपनी आंखों से? तो आप कहेंगे नहीं। तो ऐसी सारे स्मॉल पार्टिकल्स या वो सारे स्मॉल थिंग्स या वो सारे स्मॉल लिविंग थिंग्स जिनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है, वो सारे क्या होते हैं, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसकी डेफिनेशन ही एक्चुअली है, तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्चुअली में होते कहां है। तो मैं आपको बता दूं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोल्ड क्लाइमेट से लेके हॉट क्लाइमेट तक, स्प्रिंग समर से लेके डेजर्ट तक, सी एरिया से लेके जंगल तक, हर जगह ईच एंड एवरीथिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट। इवन एट दैट टाइम मेरे हाथों में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मैं जिस लैपटॉप पे काम कर रहा हूं उस पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे चारों तरफ की हमारी वस्तुओं पर, हमारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर है, बट वो हमको दिखाई नहीं देते। तो वो हमारे लिए डेली रूटीन का एक क्या हो चुके हैं, पार्ट बन चुके हैं। आगे देखते हैं, हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो टोटल 5 कैटेगरीज हमको पढ़नी है हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 2। फर्स्ट इज बैक्टीरिया, देन फंगी, देन प्रोटोजोआ, एल्गी एंड देन लास्ट वायरस। हमको ये सारी कैटेगरीज क्लियर करनी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ चीजें याद रखेंगे कि बैक्टीरिया क्या होता है। सिंगल सेल आर्किटेक्चर होता है बैक्टीरिया का, और बैक्टीरिया जो है वो कॉलोनीज में फाइंड होता है। कॉलोनीज में मतलब ये हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। अलग अलग शेप्स में मिलते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, रॉड्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, स्पाइरल फॉर्म में भी हो सकते हैं, स्पेयर फॉर्म में भी हो सकते हैं। हमको बहुत सारे इसके एग्जांपल सामने भी दिए हुए और बहुत सारे पढ़ना है। एक कॉमन बैक्टीरिया का मैं नाम आपको बता दूं तो लैक्टोबैसिलियस, आपने इस बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, जो जनरली हम लोग कहां यूज करते हैं, तो हम लोग जब हमारे जो नॉर्मल दूध है, दूध से दही बनाने के लिए, यस कर्ड प्रिपरेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं हमारे इस बैक्टीरिया को, जो हमारे लिए क्या है, एज अ फ्रेंडली बैक्टीरिया है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं फंगी। फंगी हम लोग क्लास 7th में भी पढ़ के आ चुके हैं, अब हमको और डिटेलिंग में जाना है इसके लिए। तो फंगी हमारा क्या है, सैप्रोट्रोपिक कैटेगरी का होता है, मतलब ये डेड और डीकेड
थिंग्स के ऊपर अपनी लाइफ को क्या करता है, सरवाइव करता आएगा। आप लोगों ने भी कई बार ये नोटिस किया होगा कि हमारा कोई फूड आइटम है वो ओपन रह गया है कई दिनों तक, तो उस पर ग्रीनिश लेयर सी क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। ये ग्रीनिश लेयर अल्टीमेटली कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, अ टाइप ऑफ फंगी। ठीक है, हम लोग जनरली ब्रेड का एग्जांपल लेते हैं, तो ब्रेड अगर कई दिनों तक हम लोग बाहर ओपन एनवायरमेंट में रख देते हैं, ठीक है, मॉइस्चर्ड एनवायरमेंट में, तो उस पर भी क्या हो जाता है, ग्रीनिश लेयर आ जाती है, जो जनरली हम लोग मोल्ड के फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, ये क्या है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल है यीस्ट। ठीक है, मशरूम। मशरूम में मोस्ट कॉमन एग्जांपल है फंगी का, जो हम लोग क्लास 7 से पढ़ के आ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का सबसे कॉमन एग्जांपल है एमीबा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये भी एक सिंगल सेल होता है। प्रोटोजोआ की जो कैटेगरी है वो पैरासिटिक होती है। इट मीन प्रोटोजोआ एज अ फूड दूसरे लिविंग थिंग्स या दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंटेन करते हैं। ठीक है, एमीबा इसका सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। प्रोटोजोआ के बाद हमको देखना है एल्गी। एल्गी, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब हमारा कहीं किसी एक पर्टिकुलर स्पॉट पे बहुत सारा पानी इकट्ठा रहता है और वो कई दिनों तक रहता है, आप लोगों ने तालाबों में सबसे कॉमन एग्जांपल देखा होगा, तो ग्रीनिश प्लांट लेयर उसके ऊपर एक पूरी एब्जॉर्ब हो जाती है। और ये ग्रीनिश प्लांट लेयर एक्चुअली में नथिंग इज जस्ट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कलेक्शन, नेम इज एल्गी। ये भी कॉलोनीज के फॉर्म में रहते हैं, मोस्टली एक्वेटिक ही रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों को एल्गी के बाद देखना है वायरस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे चैप्टर के लिए भी और हमारी डेली लाइफ के लिए भी। ठीक है, तो वायरस वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो जनरली हमारे हार्मफुल ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। इसके पहली जितनी भी कैटेगरीज हमने देखी चारों, इसमें से कुछ हार्मफुल है और कुछ फ्रेंडली है, बट वायरस जो कैटेगरी है वो टोटली हमारे लिए अल्टीमेटली क्या है, हार्मफुल ही है। तो वायरस का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सिर्फ सारी चीजें हम लोगों को क्लियर करनी है। सबसे कॉमन वायरस जो अभी हम लोग फेस कर रहे हैं, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो एक 3 लेयर स्ट्रक्चर है, जिसमें 3 लेयर स्ट्रक्चर के सेंटर में हमारा न्यूक्लियस प्रोटीन स्ट्रक्चर है। और ये जो 3 लेयर्स है, इन 3 लेयर्स में जो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर के ऊपर हमारा वायरस जो है वो दूसरी सेल्स के साथ, दूसरे मेम्ब्रेन के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। और जो इनर 2 लेयर्स है वो सिर्फ और सिर्फ इसके इंडिविजुअल प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करता है। इसीलिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इसका वैक्सीन ढूंढने में, इसका वैक्सीन बनाने में। क्यों? क्योंकि इसकी 2 लेयर सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करती है, और जो 3rd लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, वो हमारी दूसरी सेल्स को इन्फेक्टेड करती है एंड देन अपनी कॉपी रीजनरेट करती है। ये देखिए, आपको सामने की तरफ दिख रहा होगा कि कैसे ये जो आउटर मोस्ट सरफेस पे हमको जो रिजिड पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये रिजिड पार्टिकल्स क्या करते हैं, हमारे सेल मेम्ब्रेन के साथ में अटैच हो जाते हैं। और जैसे ही कभी, और होता कैसे ही एक्चुअली में, कि इन केस कोई इन्फेक्टेड पर्सन ने स्नीज या कोल्ड फ्लू के थ्रू क्या करा, ओपन एनवायरमेंट में अपने वायरस को स्प्रेड आउट किया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ओपन एनवायरमेंट से ब्रीथिंग ले रहे हैं, या फिर अगर हमने कोई फिजिकल कांटेक्ट किया, तो ये वायरस क्या करता है, हमारी बॉडी में इंसर्ट कर लेता है। और हमारी बॉडी में इंसर्ट होने के बाद ये सबसे पहले जो हमारा सेल स्ट्रक्चर है, इस सेल स्ट्रक्चर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। हमारा जो सेल स्ट्रक्चर है वो इस वायरस की आउटर मोस्ट रिजिड सरफेस के साथ क्या कर लेता है, जॉइंट परफॉर्म कर लेता है। इस जॉइंट परफॉर्म करने के साथ में क्या होता है, ये वायरस जो है वो हमारे सेल के अंदर इंसर्ट हो जाता है। आफ्टर दैट जो हमारा न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस की हेल्प से ये वायरस क्या करता है, अपनी अगेन रिप्लिका या फिर अपनी कॉपीज जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। और धीरे 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 ये अपनी मल्टीपल कॉपीज के साथ में क्या करता है, हमारे लंग्स को सबसे पहले इन्फेक्टेड करता है। लंग्स को इन्फेक्टेड करने के साथ में ये हमारी क्या होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर घुस जाता है। ब्लड वेसल से क्या हो जाता है, ये वायरस अल्टीमेटली हमारी पूरी बॉडी को कवर अप कर लेता है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमंस। ह्यूमंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन और रिलेशनशिप कैसा है, ये हम लोगों को देखना है। तो बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे लिए फ्रेंडली है, और बहुत सारे ऐसे जो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। हम लोगों को क्या प्रोवाइड करते हैं, उनकी वजह से डिसीजेस जनरेट हो जाती है। ठीक है, अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सबसे कॉमन एग्जांपल जो हम लोग एज ए फ्रेंडली यूज करते हैं वो होता है हमारा अल्कोहल प्रिपरेशन में। यस, आप लोगों ने ध्यान से और सही सुना है, अल्कोहल प्रिपरेशन में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही यूज करते हैं। प्लस वाइन प्रिपरेशन, एसिटिक एसिड कॉमन नेम जिसका ना है विनेगर, इसकी प्रिपरेशन में भी हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही यूज करते हैं। और भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे एग्जांपल के लिए यीस्ट। ईस्ट इज वन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, राइस, शुगर,
इनके जूसेस को क्रश करके इनसे अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं। कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हमारी जो ओपन एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब करके हमारी सॉइल के अंदर उसको डिस्पोज कर देते हैं। जो सॉइल नाइट्रोजन है उसकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और वो हमारे प्लांट के लिए हेल्पफुल रहती है। तो अल्टीमेटली इस तरीके से क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं। उसके बाद आप लोगों ने कर्ड का एग्जांपल हम लोग पहले ही ले चुके हैं कि एक बैक्टीरिया की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, कर्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं, कर्ड को प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद यीस्ट हम लोग अभी वो भी देख चुके हैं। आपके सामने दिख रहा होगा लुईस पैस्चर, जब फर्मेंटेशन का प्रोसेस था जिसके थ्रू हम लोग अल्कोहल को प्रिपेयर कर रहे हैं, वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस एक्चुअली लुईस पैस्चर ने डेवलप किया था, 1857 में डेवलप किया था। इसके नीचे आप लोग देख रहे हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने हमारा जो क्या था, पेनिसिलिन, द मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन का इन्वेंशन किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो मेडिसिन का यूज भी पढ़ना है हमको, ठीक है। एंटीबायोटिक्स आप लोगों ने सुन रखा होगा, आपको डॉक्टर्स, कई बार आप लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक रिकमेंड करते हैं। तो ये जो एंटीबायोटिक होते हैं ये एक्चुअली में वर्क कैसे करते हैं, अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एंटीबायोटिक एक्चुअली में क्या करता है, जो वायरस की ग्रोथ है उसको सबसे पहले रोकता है, कि जो वायरस इंक्रीज हो रहे हैं, अपनी कॉपीज रेप्लिका बना रहे हैं, उनको रोक देता है। सेकेंड, वो आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी पावर है उसको स्टेबल करता है। तो उससे होता क्या, अल्टीमेटली आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो उस रुके हुए वायरस को, या जो जिनकी ग्रोथ एंटीबायोटिक ने रोक दी है, उन वायरसेस को आपकी बॉडी की इम्यूनिटी क्या कर दे, किल कर दे। कुछ कॉमन एंटीबायोटिक जिनके नाम आप लोगों ने भी सुन रखे होंगे लास्ट क्लासेस में, स्टेप्रोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, एथिरोमाइसिन, ये बहुत कॉमन हमारे एंटीबायोटिक्स है जो जनरली हम लोग कंज्यूम करते हैं। एंटीबायोटिक के साथ में एक बहुत मोस्ट कॉमन प्रिकॉशन है जो आप सभी लोगों को पता है, कि हम लोग एंटीबायोटिक हमेशा किसी डॉक्टर के सजेशन के बाद ही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम विदाउट एनी डॉक्टर सजेशन या एक्स्ट्रा डोज ऑफ एंटीबायोटिक ले ले तो ये कई बार क्या होता है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी के होते हैं उनको भी हार्म पहुंचा दें। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है वैक्सीन। तो वैक्सीन एक्चुअली में क्या काम करती है, सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूं, ठीक है। वैक्सीन हम लोगों के लिए डेवलप किसने करी थी, तो 1798 में एडवर्ड जेनर ने इसको सबसे पहले एक वैक्सीन डिस्कवर करा था फॉर द डिसीज ऑफ स्मॉल पॉक्स के लिए, डिसीज के लिए इन्होंने करा था। एक्चुअली में वैक्सीन क्या करती है, जो आपकी वायरस की आउटर मोस्ट शेल है, इस आउटर मोस्ट शेल को वो कवर कर लेती है। अब आउटर मोस्ट सेल को अगर कवर कर लिया तो जो आपका वायरस है वो किसी और सेल के साथ इंटरेक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और अगर वो किसी सेल के साथ इंटरेक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो वो अपनी कॉपीज जनरेट नहीं कर पाएगा। तो होगा क्या, अल्टीमेटली ना, जब कोई वायरस ना अपनी कॉपी जनरेट कर पा रहा है ना किसी सेल के साथ इंटरेक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो हमारी बॉडी सिस्टम जो है, हमारा बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम जो है, वो उस वायरस को क्या कर देती है, डिकम्पोज कर देती है और हमारी बॉडी से वेस्ट आउट कर देती है। तो ये एक काम होता है एक्चुअली में वैक्सीन का, कि वैक्सीन कैसे हमारी बॉडी को डिसीज फ्री कर रहा है। इसके बाद सॉइल फर्टिलिटी का एक स्मॉल एग्जांपल हम लोग पहले भी ले चुके हैं। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू इनरिच soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixers. ठीक है, कॉमनली हम लोग इनको यही बोलते हैं। ग्रीनिश जो आपको दिख रहे हैं डायग्राम में, ये हमारे नाइट्रोजन फिक्सर्स ही हैं। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम लोगों को डिसीजेस जनरेट करते हैं, सिर्फ हमारे अंदर डिसीज नहीं जनरेट करते, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट में भी डिसीजेस जनरेट कर रहे हैं, एनिमल्स में भी डिसीजेस जनरेट कर रहे हैं। और हम लोग जनरली जो कॉमन नेम है इनको क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। तो इन पैथोजेंस के बारे में अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो पैथोजेंस की जो डिसीजेस है वो जनरली दो कैटेगरीज में परफॉर्म होती है। फर्स्ट नॉन कम्युनिकेबल एंड सेकेंड इज कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस वो डिसीजेस है जो छूने से या फिर फिजिकल कांटेक्ट से या फिर हमारे ओपन एनवायरनमेंट से नहीं फैलती है, ठीक है। और कम्युनिकेबल डिसीजेस हमारी वो डिसीजेस है जो किसी को फिजिकल कांटेक्ट करने से या ओपन एनवायरनमेंट से भी स्प्रेड होती है, पर्सन टू पर्सन। अब ये जो स्प्रेड हो रही है हमारी पर्सन टू पर्सन ओपन एनवायरनमेंट, वो भी किसे, तीन कैटेगरीज के फॉर्म में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। सबसे फर्स्ट कैटेगरी हमारी ओपन एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू और फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू। तो आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा कि अगर आपके किसी फ्रेंड को, आपके किसी कलीग को अगर सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड है, तो कुछ दिनों में अगर आप उसके साथ रेगुलर कांटेक्ट रखेंगे तो आपको भी सर्दी और जुकाम की प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है, क्योंकि ओपन एनवायरनमेंट में जो उसने कफ और कोल्ड के
बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्प्रेड किया था। अल्टीमेटली आपने उनको क्या कर लिया है, कंज्यूम कर लिया है, और अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में भी इन डिसीजेस को क्या कर रहे हैं, स्प्रेड आउट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसी इंसेक्ट से या एनिमल से हम लोगों को कौन कौन से डिसीजेस जनरेट हो रहे हैं। कम्युनिकेबल डिसीजेस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे कॉमन हम लोगों ने पढ़ रखा है मलेरिया। यस, मलेरिया हमको क्यों होता है, तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के काटने से हमको मलेरिया होता है। तो इसीलिए आप लोगों को बचपन से एक चीज बताई गई है कि अपने घरों के आसपास हम लोगों को पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, साफ सफाई रखना। तो ऐसे किसी भी इंसेक्ट क्या हो वहां पे जनरेट नहीं हो पाए। सेकेंड आप लोगों ने सुन रखा होगा रेबीज। यस, रेबीज हम लोगों को किसके, कुत्ते के काटने से। यस, इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं कंटेमिनेटेड फूड की। तो आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा कुछ खाना जो बहुत दिनों से बाहर ओपन एनवायरमेंट में रखा हुआ है, एनवायरमेंट जो है वो मॉइस्चर्ड है, और अगर आप लोग ऐसे किसी फूड को कंटेन करते हैं, फूड को कंज्यूम करते हैं, तो क्या होती है, आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अल्टीमेटली आपको फूड पॉइजनिंग हो जाता है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कुछ हार्मफुल टॉक्सिक जो है वो आपकी बॉडी में स्प्रेडिंग करते हैं, और इनकी वजह से आपको ये डिसीजेस जनरेट होती है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं फूड प्रिजर्वेशन और उसकी कुछ टेक्निक्स। तो सबसे कॉमन टेक्निक है सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट अगर आपने फूड के अंदर कंज्यूम कर रखा है एक्स्ट्रा क्वांटिटी में, तो आपका फूड प्रिजर्व रहेगा स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। नेक्स्ट आप लोग केमिकल प्रिजर्वेटिव भी यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक एसिटिक एसिड। अगर आप लोगों ने शुगर कंटेन कर रखा है तो वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या कर देता है, रोक देता है, जिससे भी आपका फूड क्या प्रिजर्वेटिव रहता है। आप ऑयल या विनेगर भी यूज कर सकते हैं। आपने अचार का एग्जाम्पल सुना होगा, पिकल। ठीक है, पिकल में क्या रहता है, हमारा ऑयल रहता है, विनेगर रहता है, कॉमन सॉल्ट रहता है। तो वो कई दिनों तक भी हम लोगों का क्या रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री रहता है, वो एज इट इज प्रिजर्वेटिव कंडीशन में ही बना रहता है। चिलिंग एंड फ्रीजिंग में आप लोग क्या करते हैं कि आप जो अपना फूड है या जो अपना आइटम है उसको बहुत लो टेम्परेचर पे फ्रीज कर लेते हैं। उससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ की जो स्पीड है वो बहुत ही स्लो हो जाती है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज ही नहीं हो पाते। नेक्स्ट है हमारा हॉट एंड कोल्ड। हॉट एंड कोल्ड आप लोगों ने जनरली सुना होगा, दूध का एग्जांपल मिल्क। हम लोग मिल्क को क्या कर लेते हैं, बॉईल कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग उनको एयर टाइट कंटेनर में अगर पैक कर दें, तो अगर एयर टाइट कंटेनर में पैक करने से क्या होगा, ओपन एनवायरनमेंट के माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें और ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाएंगे, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, तो हमारा फूड जो है वो एज इट इज प्रिजर्व रहेगा। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल में हमको वो पूरा ओपन एनवायरनमेंट का स्ट्रक्चर समझना है कि हमारे एनवायरनमेंट में जो सबसे लार्ज क्वांटिटी में नाइट्रोजन अवेलेबल तो है, पर वो कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है। तो नाइट्रोजन सबसे पहले क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए कंज्यूम करते हैं, ठीक है, अपने फूड प्रिपरेशन प्रोसेस में। उसके बाद उस फूड प्रिपरेशन प्रोसेस के बाद उस नाइट्रोजन को वो कहां पे, वेस्ट मटेरियल की तरह थ्रो आउट कर देते हैं हमारे सॉइल के अंदर। इससे क्या हो रहा है, हमारा सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की जो हमारी क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोगों को लेना है कि हमारे प्लांट वेस्ट मटेरियल है, काउ डंप है, ठीक है, और जिनसे हम मेन्योर प्रिपेयर करते हैं, या फिर हमारा कोई एनिमल डेड बॉडी है, ये सारे भी क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, पूरे डिस्पोजेबल प्रोसेस में कर देते हैं। और ये डिस्पोजेबल प्रोसेस भी कहां पे कंज्यूम हो जाती है, अल्टीमेटली हमारी सॉइल में ट्रांसफर हो जाती है, जिससे क्या होता है, अल्टीमेटली सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो नाइट्रोजन साइकिल में अल्टीमेटली अगेन हम क्या कर रहे हैं, हम ओपन एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को सॉइल तक ट्रांसफर कर रहे हैं, और अगेन सॉइल से वो नाइट्रोजन कहां पे, प्लांट में ट्रांसफर होके ओपन एनवायरनमेंट के फॉर्म में क्रिएट हो जाती है। तो अल्टीमेटली हमारा जो नाइट्रोजन साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों को ये पूरे चैप्टर में अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग प्लीज कमेंट करिए, मैं उन सारे कमेंट्स को आपको रिजॉल्व कर दूंगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग प्लीज इसके भी सजेशंस हम लोगों को प्रोवाइड करें कमेंट के थ्रू। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज बेल आइकन को प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। ओके, थैंक यू।